नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। और इस करंट अफेयर में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों देखते हैं। करंट अफेयर की पीडीएफ आपको एग्जाम गुरु जी के जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मिल जाती है। आप सभी लोग वहाँ से डाउनलोड करना नहीं भूलें, क्योंकि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स ऐड करते हैं जो कि करंट अफेयर्स के साथ साथ बेसिक्स भी होते हैं, बेसिक फैक्ट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्पज़ से कभी कभी वहाँ से भी घुमा के प्रश्न बन जाते हैं, तो उनके लिए ज़रूरत होती है। मध्य प्रदेश का करंट अफेयर साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। आज 13 अगस्त है, 13 अगस्त के करंट अफेयर्स का, इसमें डेट चेंज करना भूल गया हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 13 अगस्त का ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ नीलेश और सबसे पहले आप सभी को सूचना कि एग्जाम गुरु जी का जो टारगेट एमपीपीएससी 2025 को लेकर के मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, इसमें शुरू है ऑफर रक्षाबंधन के से लेकर के स्वतंत्रता दिवस से लेकर के राखी तक के लिए। और इसका शुरू हो रहा है सेकंड बैच। हमारा फर्स्ट बैच कंप्लीट हो गया है और इसमें अब सेकंड बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 सितंबर से। और जो छात्र अभी भी हालांकि ज्वाइन करेंगे उनके लिए अभी से चालू हो जाएगा, लेकिन हमारा टारगेट है एक कि हम 2 सितंबर से उसका एक वापस से शेड्यूल देखेंगे। तो जो बैच ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके साथ आपको मुख्य परीक्षा के नोट्स फ्री मिलेंगे। ठीक है, ये ऑनलाइन रहेगा और बाकी की डिटेल्स इसमें दी गई हैं, आप दिए गए नंबरों पे कॉल करके पा सकते हैं। करंट अफेयर थोड़ा सा आज हम दूसरे सेक्शन में लंबा जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन हमेशा की शुरुआत एक अच्छे विचारों के साथ, सुबह की शुरुआत आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का भी जीवन महान नहीं बन सकता। यानी आपके अंदर यदि ये चीज़ें हैं, आदर्श है, मर्यादा है, परिश्रम आप कर रहे हैं और आप ईमानदार हैं, तो आप स्वयं अपना जीवन महान बना सकते हैं। ये कथन हमारे स्वामी विवेकानंद का है। और आज 12 अगस्त को जो मनाई गई थी, कल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था और युवाओं के स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद। तो आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले बात करेंगे पहले प्रश्न की। तो और 12 अगस्त को एक विशेष और दिन रहता है। भारत सरकार ने देश में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट कब से शुरू किया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1992 से, 1992 से इसकी शुरुआत की गई थी। 2 दिवस मनाए जाते हैं, एक तो विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, दूसरा आपका क्या मनाया जाता है, विश्व युवा दिवस। इन दोनों दिवसों को याद रखना है। 2012 से हर साल 12 अगस्त को दुनिया भर में विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। एक अच्छी बात, नई इंटरेस्टिंग बात कि हाथियों को पचीडम्स भी कहा जाता है। और पचीडम शब्द का जो पहली बार प्रयोग हुआ था, एक फ्रांसीसी इन्वायरमेंटल थे जो जॉर्जस क्यूवियर, इन्होंने क्या हुआ, जो बहुत मोटी त्वचा वाले जैसे गेंडे, घोड़े, सुअर ये सब होते हैं जिनकी त्वचा मोटी होती है, स्किन मोटी होती है और खुर होता है उनको दर्शाने के लिए, उनको मतलब बताने के लिए उन्होंने सबसे पहले पचीडम शब्द का इस्तेमाल किया था। इसलिए हाथी को भी पचीडम्स वाली श्रेणी में रखा जाता है। बात करी जाए भारत में, तो 2010 में हाथी को अपना राष्ट्रीय विरासत घोषित किया था 2010 में। और महेश रंगराजन की समिति थी जो इन्होंने पहली बार इस समिति की जो है अध्यक्षता करी थी, टास्क फोर्स से गठित की गई थी, जिसने फिर अपनी एक रिपोर्ट दी थी टास्क फोर्स ने, और उसको हम लोग गज रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। ये रिपोर्ट हालांकि आज तक प्रसारित भी नहीं की गई और इस पर कोई एक्स्ट्रा वो भी लिया भी नहीं गया, कोई सरकार ने फैसले भी नहीं लिए हैं, और ये गज रिपोर्ट अभी भी सरकार के पास है। भारत में बात करी जाए तो जो हमारे यहाँ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, हाथी को उसके अंतर्गत लाया गया, अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। और क्या होता है कि जो भी जानवर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत आ जाते हैं, इसके अंदर में आ जाते हैं, सूची 1 में शामिल हो जाते हैं, उनको पूर्ण सुरक्षा प्राप्त की जाती है, उनको मारना अपराध घोषित कर दिया जाता है, आपको जेल भी हो सकती है। हाथी को वन्य जीवों और वनस्पतियों की जो लुप्त प्रजाति है उसका अंतर्राष्ट्रीय CITES होता है, उसकी परिस्थिति में भी शामिल किया गया है। बात करें भारत में हाथियों के अभ्यारण्य की, तो हमारे देश में 1992 में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया, तो उसमें क्या किया गया, हाथियों के लिए फिर अभ्यारण्य भी बनाए गए। बात करी जाए भारत में कुल 14 प्रमुख हाथियों वाले राज्य जो हमारे राज्य हैं, उनमें से 33 अभ्यारण्य हैं। और सबसे पहला हाथी अभ्यारण्य जो बनाया गया था वो झारखंड का जो सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य है वो था। और सबसे ज़्यादा जो हाथी पाए जाते हैं जिस अभ्यारण्य में, वो उड़ीसा और तमिलनाडु में 5-5 हाथी अभ्यारण्य है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा हाथी अभ्यारण्य है। आखिरी अभ्यारण्य जो 33वां हाथी अभ्यारण्य है वो उत्तर प्रदेश का जो तराई है हाथी अभ्यारण्य, तराई हाथी अभ्यारण्य के नाम से 2022 में अधिसूचित किया गया है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे यहाँ जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जो जयंती होती है 12 जनवरी को, उस दिन मनाया जाता है।
भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस 1985 में 12 जनवरी से शुरुआत हुई थी, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की 12 अगस्त को 2010 में शुरुआत हुई थी। यानी हमारे यहाँ पहले युवाओं को महत्व दिया जाने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो एक तरह से नींव रखी गई थी 1991 में, इसकी चर्चा हुई थी वियना में, जब अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र उसका सत्र हुआ था। पहले 1998 में इसको पेपर को प्रेजेंट किया गया, बात रखी गई, डिस्कशन हुआ उस पर। उसके बाद 2009 में डिसीजन लिया गया कि हम 2010 से प्रत्येक वर्ष की 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाएंगे। आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे। आज का सबसे लंबा डिस्कशन आपका इसमें होने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक हो चुके हैं समाप्त। बात करी जाए तो 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदकों के साथ किस स्थान में रहा है? तो 6 पदक के साथ भारत ने 71वां स्थान हासिल किया है और इसके समापन हो चुका है बाकायदे। और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में, आपसे कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम याद रखना है, थॉमस बाक हैं। इन्होंने जो फ्रांस के तैराक हैं लियोन मार्शन, इनके साथ जो इसका फ्रांस का शहर है पेरिस, वहाँ पे इन्होंने 11 अगस्त को ओलंपिक की लौ बुझा करके इसका जो कार्यक्रम है वो समाप्ति की घोषणा करी। 33वां था। 34वां जो है 34th नंबर का जो ग्रीष्मकालीन जो सबसे बड़े ओलंपिक माने जाते हैं, ये आयोजित किए जाएंगे लॉस एंजल्स में। और ये वहाँ पर अमेरिका जो है तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की क्या करेगा, मेजबानी करेगा। तो अगले बार का याद कर रखना है, 1932 में किया था, 1984 में किया था, तो ये तीसरी बार मेजबानी कर रहा है। हालांकि पेरिस की बात करी जाए तो वो भी तीसरी बार कर रहा है। 1924 के बाद 1900 और 1924 के बाद 2024 में इसका नंबर आया है। बहुत शानदार डिजिट है, आप इसको याद कर सकते हो, 1924 2024। हमारे देश से बात करी जाए तो समापन समारोह में मनु भाकर है जिन्होंने पदक जीता है, PR श्री राजेश है, ये हॉकी टीम के मेंबर रहे हैं और ये ध्वजवाहक थे। लेकिन उद्घाटन समारोह में शरद कमल और PV सिंधु जो थे राष्ट्रीय ध्वजवाहक थे हमारे देश का, जिन्होंने झंडा थामा था। देखिए सीन नदी है फ्रांस के पेरिस में, जहाँ जिसपे बोट्स में आपने जब उसका इनोग्रेशन प्रोग्राम देखा होगा, उद्घाटन प्रोग्राम देखा होगा, तो इस स्टेडियम में सभी को उस नदी में किसके वोट के माध्यम से लेकर के आया गया था, वहाँ पर इसका था। लेकिन उद्घाटन वहाँ हुआ था, लेकिन स्टेड डी फ्रांस में आयोजित किया गया था समापन समारोह भी। पेरिस ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की बात करी जाए तो 117 सदस्यीय खिलाड़ी इसमें वाली टीम हमारी गई थी। ये आपसे कभी नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना कुल हमने 6 पदक जीते हैं, जिनमें से 1 रजत है, 5 कांस्य पदक जीते हैं। और भी पदक आ सकते थे, बहुत आशा थी, लगभग 5 से 6 पदकों की अभी और भी आशा थी। थोड़े थोड़े चीज़ों में हम चूक गए और पदक तालिका में हमारा 71वां स्थान रहा। हालांकि बात करी जाए तो भारत का ये तीसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। और टोक्यो में हमने 7 पदक जीते थे, जिसमें से 1 स्वर्ण भी था और इस बार हम थोड़े से में रह गए स्वर्ण से, लेकिन और भी पदक हमें मिल सकते थे। और कुश्ती में बड़ी आशा थी इस बार। भारत का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो था लंदन में था 2012 में, तब हमने 6 पदक जीते थे, जिनमें 2 रजत 4 कांस्य थे। भारत का पहला पदक जो जीता है इस बार का कांस्य अर्जित किया गया है, वो निशानेबाजी में कौन, मनु भाकर के द्वारा जीता गया। ये पहली भारतीय महिला बनी है। इसके बाद इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिश्रित में यानी डबल्स में इन्होंने 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय बनकर के भी इन्होंने एक हिस्ट्री रची है, वहाँ पर भी इन्होंने कांस्य पदक जीता। इसके बाद बात करी जाए स्वप्निल कुसाले की, तो इन्होंने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीता है। तो जो एक ही ओलंपिक में इस खेल में उन्होंने सबसे बड़ा पदक भारत को दिया इन्होंने। कुल मिलाकर के निशानेबाजी में 3 खिलाड़ियों ने हमारे देश के लिए पदक जीता है। भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है, टोक्यो 2020 में भी इन्होंने हासिल किया था। नीरज चोपड़ा थोड़े से में चूक, हालांकि नीरज चोपड़ा का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, लेकिन जो पाकिस्तान के खिलाड़ी थे उन्होंने ज़्यादा मेहनत करी। मेहनत तो सभी खिलाड़ी करते हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, समय होता है सभी का। वो समय उनका अच्छा था, आज पिछली बार वो भी थोड़े से में चूक गए थे और उन्होंने क्या हुआ, व्यक्तिगत ओलंपियन बन गए जिन्होंने सबसे ज़्यादा बार पदक जीता है और भारत के सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियन हैं। बात करी जाए अमन सहरावत की, कम उम्र में इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, तो भारत के सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता है और उन्होंने भी तालिका में अपना नाम जोड़ा है। 2024 के पेरिस ओलंपिक जो है 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक आयोजित किए गए और ये पहली बार ऐसा है कि ये उद्घाटन समारोह किसी स्टेडियम में ना होकर के जो वहाँ की सीन नदी है उसके किनारे हुआ था पेरिस शहर में। और 2024 के पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के साथ खिलाड़ियों ने भाग लिया था। मेन बात याद रखना है कि इसमें पहली बार ब्रेकिंग स्पोर्ट को भी सम्मिलित किया गया था, जिसकी तैयारी मध्य प्रदेश में भी कराई गई थी। शुभंकर ओलंपिक फ्रिज था, ठीक है। आदर्श वाक, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं।
इसकी पूरी एक टेबल डिटेल, बहुत सारी डिटेल्स आपको एग्जाम गुरु जी का जो टेलीग्राम चैनल है उसमें जो PDF डाली जाएगी उसमें आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड करके वहाँ से कर लेंगे। मोटी मोटी बातें थी जो एक बार हम सुन लेते हैं तो याद रहती, वो इसमें सम्मिलित की गई। अभी क्या हुआ है, मध्य प्रदेश में विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र एक अभियान की शुरुआत की गई है। 12 अगस्त से की गई है। 3-4 चीज़ें हैं 12 अगस्त की, इसको ध्यान में रखना है। इसमें क्या है, देखिए मोटी मोटी बात यह है कि प्रदेश के जो भी स्कूल कॉलेज है सभी जगह पे नशा छोड़ने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। विकसित भारत का मंत्र भारत हो नशे से स्वतंत्र, और इसमें जो बच्चे सम्मिलित होंगे उनको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो प्रोग्राम चल रहा है ये न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्ति मंत्रालय है, जिसके मंत्री वर्तमान में श्री नारायण सिंह कुशवाहा हैं, उनके अंतर्गत चल रहा है। दूसरी बात, भारत सरकार का एक कार्यात्मक ऐप है पैक्स, इसका कंप्यूटरीकरण करने के लिए परियोजना चलाई गई है, कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। तो ये किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आता है न्याय एवं दिव्यांगजन, ये गलत लग गया, सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे देख लेंगे। देखिए सहकारिता के क्षेत्र में जो पैक्स में पूरा का पूरा कंप्यूटराइज किया जा रहा है इस डिपार्टमेंट को, तो देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश जिसने इसको पूरा कंप्लीट किया है। पैक्स में हमारे सहकारिता के अंतर्गत क्या होता है कि बहुत सारे सोसाइटीज़ होती हैं, उन सभी को एक जगह लाया जा रहा है सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ताकि अलग अलग कागज़ों का काम खत्म हो, चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी हों। तो उस सॉफ्टवेयर में सबको जोड़ दिया गया, जो कि पूरा अकाउंटिंग सिस्टम हो, चाहे उसका मैनेजमेंट सिस्टम हो और सहकारी बैंक हो, सबको एक साथ कनेक्ट कर दिया गया। तो पैक्स को याद रखना है कि ये सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बात करें मैं आगे, PM श्री वायु सेवा की शुरुआत करने के भी हाल ही में मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई है। तो ये की गई है मंडला में, वहाँ पे उनका एक कार्यक्रम था, राखी का कार्यक्रम इनका लगातार चल रहा है। अगले 19 तारीख तक आपको बहुत राखियों के कार्यक्रम मिलने वाले हैं, और उसी में इन्होंने अभी हाल ही में लगभग 2 तहसीलों के बनाने का दर्जा दिया जाएगा, उसकी घोषणा करी है। दोनों को भी गजट में नहीं जारी किया गया। तो एक मंडला की बमनी तहसील है, तो तहसीलों की हमारे यहाँ संख्या बढ़ने वाली है। साथ ही में एक हवाई पट्टी की संख्या बढ़ेगी, वहाँ पे ग्वारा करके जगह है जहाँ पर उन्होंने वहाँ पे हवाई पट्टी विकसित करने की बात करी है। मंडला को भी PM श्री वायु सेवा से जोड़ा जाएगा, ये मेडिकल इमरजेंसी के लिए यूज की जाती है। साथ ही में वहाँ की जो बमनी तहसील है उसको तहसील का दर्जा दिया जाएगा। चलते चलते आप सभी के लिए एक प्रश्न आज का, आप जिसका आंसर नहीं देते हैं आप सभी को देना, बीच में आप सभी लोग चालू हो गए थे आंसर देना, समय निकाल करके आंसर जरूर दिया करें और बहुत मज़ा आता है। पहले भी हमने एक क्रम चलाया था और काफ़ी सारे लोग जुड़े थे। तो ग्वालियर में पैदा हुए हैं विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ जिनके नाम पर एक एल्गोरिथम है, इनका नाम क्या है, उनके बारे में 3 बातें आप सभी को मोटी मोटी बतानी है, और जो बताएगा उसको एग्जाम गुरु जी की तरफ से हाथ दिया जाएगा। करंट अफेयर की PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करना नहीं भूलना है। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होती है अगले करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।